आप सही जगह पे आए हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान न्यायवादी के बारे में। अगर आप इसका विवरण देखना चाहते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका विवरण मिलता है। इसके बारे में हम आपको कुछ सामान्य जानकारी दे देते हैं। इससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। भारत के जो महान न्यायवादी है, जैसा कि आम जनता के प्रति किसी प्रकार की केस हो जाती है तो उसे कोर्ट में उनकी वकालत करने के लिए वकील होते हैं, उनके केस को निपटारा करने के लिए वकील होते हैं। जैसे उनकी प्रतिनिधित्व, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में उनकी प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील होते हैं, विधि के समक्ष ज्ञान देने के लिए वकील होते हैं, उनके सिफारिश करने के लिए वकील होते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारतीय सरकार भी के खिलाफ बहुत प्रकार की केस होती है तो उनके खिलाफ उनकी सिफारिश करने के लिए, उन्हें कोर्ट में उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए, विधि के समक्ष उन्हें ज्ञान देने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। हम लोग इसे कहते हैं सर्वोच्च विधि अधिकारी। भारतीय सर्वोच्च विधि अधिकारी अगर बोला जाए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल को बोला जाता है। आइए अब हम लोग इसके बारे में कुछ, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, शपथ कौन दिलाते हैं, इनकी योग्यता क्या होती है, इसे निकाला कैसे जाता है, इनकी कार्यकाल क्या होती है, इनकी कार्य क्या होती है, आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए पहले हम लोग देखते हैं इनके सामान्य जानकारी के बारे में तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, और विवेक शक्ति को छोड़ दी जाए तो राष्ट्रपति सारे के सारे जो कार्य करते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पे करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पे करते हैं। अर्थात हम लोग यहाँ देख लिए कि भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पे। तो नियुक्ति तो पता चल गया। अब देखते हैं इनकी योग्यता क्या होती है। क्या कोई भी व्यक्ति भारत के महान्यायवादी बन जाएगा? ऐसा तो नहीं है, उनकी कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता इनकी ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है, सुप्रीम कोर्ट अर्थात हम लोग उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वही योग्यता भारत के महान न्यायवादी बनने के लिए होती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता जिसके पास होती है वही योग्यता भारत के महान्यायवादी बनने के लिए भी होती है। तो इनकी योग्यता के बारे में हम देख लिए। अब इनको देखते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाते हैं। ज़्यादा ये लंबा चैप्टर है नहीं, चीज़ें आपको ठीक अच्छे ढंग से समझ आएगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पूछा गया क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने लायक हो तो हम वहीं आपका कमेंट का आंसर दे देंगे। अगर आपका कमेंट का जवाब वहां देने लायक नहीं होगा तो आप स्पेशल उसके लिए वीडियो बनाएंगे। शपथ कौन दिलाते हैं? तो ऐसा इनके शपथ के बारे में संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन इनके जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनको जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब इनके कार्यकाल क्या होती है? इनकी जो होती है वह कार्यकाल क्या होती है? तो इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, जब चाहे इसे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति प्रसाद प्रयंत्र के तहत ये अपने पद पे बने रहते हैं। राष्ट्रपति प्रसाद प्रयंत्र के तहत ये अपने पद पे बने रहते हैं। अगर आप अनुच्छेद नहीं लिखे होंगे, हम आपको मौखिक बता दिए, अनुच्छेद इसका 76 में वर्णन मिलता है। इनके कार्यकाल के बारे में आपको बता दिए। अब इसे हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की कोई इनकी प्रक्रिया नहीं है, जब चाहे राष्ट्रपति इसे हटा सकते हैं, जब चाहे इसे राष्ट्रपति हटा सकते हैं।
अब इनकी कार्य क्या होती है? जैसा कि आपको बताएं कि सरकार जो होते हैं वो राजनीतिक के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। उनके खिलाफ अगर किसी प्रकार की केस होती है तो उसे उनके सिफारिश करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता है। कोर्ट में उनकी प्रतिनिधित्व करने के लिए, विधि के समक्ष उन्हें ज्ञान देने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में उनके जो कार्य होते हैं वो पहला आप कार्य ये लिखिए कि कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार को कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरा, विधि के समक्ष ज्ञान देने के लिए। तीसरा, अगर राष्ट्रपति कोई अन्य, इनके अलावा कोई अन्य विधि से संबंधित कार्य इनको सौंपे तो वे विधि के समक्ष वे सलाह दे सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कार्य कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कार्य भी कर सकते हैं। अब बात ऐसी आती है कि ये जो भारत सरकार, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं सिर्फ व सिर्फ भारत सरकार के कोर्टों, भारत सरकार के केसे के खिलाफ प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उनको समझ की ज्ञान दे सकते हैं, या और जो कार्य होते हैं वो भारत सरकार के लिए ही कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। वो आम जनता के लिए भी ये सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी, भारत सरकार की अनुमति उन्हें लेनी पड़ेगी, पहला कंडीशन। दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर वे किसी भी आम जनता की केस का निपटारा कर रहे हैं, केस की सिफारिश कर रहे हैं, तो वह जो केस होगा वह भारत सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन, एक तो भारत, अगर कोई आम जनता के कार्यों में वो संलग्न हो रहे हैं, आम जनता के प्रति वो केस लड़ रहे हैं, तो वैसी अवस्था में भारत सरकार के खिलाफ वो केस नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि भारत सरकार की अनुमति के बाद ही ये किसी भी आम जनता के केस का सिफारिश कर सकते हैं। तो दो कंडीशन आप याद रखिएगा, आप चाहे तो इसे लिख भी लें। पहला ये है, आम जनता का भी वो भलाई कर सकते हैं, केस की पैरवी कर सकते हैं, लेकिन कब पैरवी कर सकते हैं? जब वह भारत सरकार के खिलाफ का मामला ना हो, खिलाफ का मामला ना हो। दूसरा ये है कि अनुमति, भारत सरकार की अनुमति होनी चाहिए, भारत सरकार की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के लिए ही उन्हें नियुक्त किया गया है और वे किसी आम जनता की पैरवी लगा रहे हैं, तो भारत सरकार से अनुमति तो लेनी ही पड़ेगी। तो बस भारत के महान्यायवादी के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, आपको सारी चीज़ें बता दी गई है। अब इनके बारे में एक वेतन की बात की गई है। वेतन, इनके जो वेतन जो निर्धारित करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, इनके जो वेतन निर्धारित करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, और जो इन्हें वेतन दिया जाता है वह संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। इनका वेतन जो सैलरी है वह राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, और जो इनको वेतन दिया जाता है वह संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। अब बात आती है, एक चीज़ें और लिखिए आप लोग, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बात ये आती है कि अनुच्छेद 88 में चीज़ों का वर्णन है। 88 में ये चीज़ों का वर्णन है कि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद को ये संबोधित कर सकते हैं। संसद के समिति के सदस्य हो सकते हैं। समिति के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जब संसद में ये मतदान नहीं कर सकते हैं, संसद में ये मतदान नहीं कर सकते हैं। मतदान नहीं कर सकते हैं, संसद को संबोधित कर सकते हैं, संसद के समिति के बैठक में भाग ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो बैठक में भाग भी ले सकते हैं, लेकिन वो संसद के में मतदान नहीं कर सकते हैं। मत देने का अधिकार इन्हें नहीं है। अब अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो आपको याद रखना है MC सीतलवाड़। ऐसे वर्तमान का पूछता है, और जो प्रथम थे उनका पूछता है। अक्सर एग्जाम में प्रथम और वर्तमान में, वर्तमान का तो आपको करंट अफेयर में मिल ही जाएगा। अब पता नहीं आप कब वीडियो देख रहे हैं, तो चूंकि हम अभी का बता सकते हैं, लेकिन आप जब वीडियो देख रहे हैं तब आपको करंट अफेयर में ये मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह छोटा सा वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर किसी प्रकार की डाउट या किसी तरह की परेशानी आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे।